केंद्र सरकार ने जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए जारी की अधिसूचना। 2 चरणों में कराए जाने का ऐलान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को, बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी जनगणना। साइप्रस यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। पीएम ने भारत की जनता को समर्पित किया पुरस्कार। द्विपक्षीय वार्ता में हुए कई अहम समझौते। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने किया शुभारंभ। 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। और हरियाणा में 830 स्थानों पर पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई संपन्न। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा, कुल मतदान प्रतिशत 73.25% हुआ दर्ज। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सोमवार को जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी की, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए और 26 मार्च 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में गृह सचिव, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहला चरण यानी मकान सूचीकरण और मकानों की गणना में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक एवं पर्यवेक्षक तथा लगभग 1 लाख से अधिक जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। आगामी जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वयं गणना का प्रावधान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी साइप्रस यात्रा के दौरान आज वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वहां के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करते हुए कहा कि वो सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में देश के महत्व को समझते हैं। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए ठोस रोड मैप बनाएंगे। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 16 व 17 जून को चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए इसका शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली तथा चंडीगढ़ के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नागरिकों को मुहैया करवाई जा रही ऑनलाइन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के बीच विचार मंथन किया जाएगा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल विज ने कहा कि भारत सरकार के सभी विभागों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत ई ट्रांसपोर्ट को भी लागू किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट विभाग की वाहन और सारथी ऐप के जरिए ऑनलाइन सेवाएं देती है। इन ऐप से सभी राज्य जुड़े हुए हैं। अब सरकार इन ऐप के जरिए लोगों को अच्छी अपग्रेड ऑनलाइन सेवाएं दे सके, इस पर काम कर रही है। इसी को लेकर ये 12 राज्यों की चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वर्कशॉप रखी गई है। पारदर्शी, समय पर लोगों की सुविधा के लिए चलाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। ट्रांसपोर्ट भी ई ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम यहाँ पर इसमें लागू किया गया है। मैन्युफैक्चरर से लेके डीलर तक, डीलर से लेके चलाने वाले तक, चलाने वाले से लेके सड़क पर चलने तक चालान है, टैक्स है, इंटरस्टेट टैक्स है और स्क्रैपिंग तक अब जो है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार सिंचाई एवं जल ढांचे को मजबूत करने के लिए दृढ़ एवं ठोस कदम उठा रही है, जिसके तहत सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 5 प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। इसमें से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ाना, सिंचाई दक्षता में सुधार करना शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं की इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग के अनुमोदन में देरी के चलते परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। उन्होंने ड्राइंग में अनुमोदन में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दादूपुर से हमीदा हेड तक नई समानांतर लाइन चैनल और WJC का आधुनिकीकरण 274.87 करोड़ रुपए के साथ किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य गैर मानसून अवधि के दौरान हथनी कुंड बैराज से होने वाले रिसाव के नुकसान को कम करना है। हरियाणा में पंचायत उपचुनाव के लिए 15 जून को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज पंचकूला में बताया कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 830 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। इनमें से 56 पंच, 61 सरपंच, 8 पंचायत समिति सदस्य और 1 जिला परिषद सदस्य की सीटों पर मतदान हुआ, जबकि शेष सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। उन्होंने बताया कि चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 73.25 दर्ज किया गया, जिसे चुनाव आयुक्त ने संतोषजनक और लोकतंत्र के प्रति ग्रामीणों की जागरूकता का प्रतीक कहा। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धनपत सिंह ने यह भी बताया कि सिरसा की कलावली पंचायत सीट जिस पर अदालत की रोक थी, वहां अब 29 जून को मतदान और 3 जून को मतगणना कराई जाएगी। इसके अलावा 7 सरपंच और 6 पंच की सीटों पर अभी भी अदालती स्थगन लागू है। इसके लिए वहां चुनाव फिलहाल नहीं हो सके। जहाँ पे पिछली बार बहुत वायलेंस और उसका
चल रहा था। परसों पूरा टाइम वो वहाँ पे गांव में और गोहाना में वो तैनात थी, डीसी तैनात थे। कल भी सारी टीम हमारी गोहाना में तैनात थी। पूरा पुलिस बंदोबस्त चलाना तो शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और इसी तरह से कमारी में भी शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। साथ ही एक छोटा सा इलेक्शन है कालामाली नेशनल कमेटी डिस्ट्रिक्ट सेंटर का, जो भी पीछे जो 34 कमेटियों के कॉर्पोरेशन वगैरह के होने थे नहीं हो पाए थे, तो कोर्ट से स्टे था, वो स्टे वेकेट वगैरह होने के बाद कोर्ट केस है, उसका भी इलेक्शन हमने अब रख लिया है। उसकी जो पोलिंग है 30 तारीख को, सॉरी 29 को सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक होगी। 2 दिवसीय ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल सम्मेलन पंचकुला में आयोजित किया गया। दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी अतुल पटेल व अन्य मेयरों का हरियाणा आने पर अभिवादन किया। पहले दिन हरियाणा के सभी मेयरों की बैठक हुई, जिसमें मेयरों की पावर बढ़ाने और अधिकारियों से काम करवाने की पावर दिलाने पर चर्चा हुई, जिसे आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। इस दौरान 115वीं कार्यकारी परिषद की बैठक व ओपन हाउस बैठक भी हुई। राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से 45 से अधिक महापौर भाग ले रहे हैं, जिसमें शहरी शासन के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में नगर निगमों, नगर परिषदों का बजट 1600 करोड़ से बढ़ाकर 5500 करोड़ कर दिया गया है। हरियाणा की किसी भी कॉरपोरेशन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है तथा सभी कॉरपोरेशन सरप्लस में चल रही हैं। सभी कॉरपोरेशन को 10 करोड़ तक खर्च की पावर है। हरियाणा में सभी मेयर को काम करने की पावर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर को लेकर विशेष तौर पर बातचीत की, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि जन भागीदारी के साथ ही स्वच्छता को लागू किया जा सकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 साल के अंदर क्या कुछ किया। जैसे पूरा अकेले हरियाणा की बात करें तो बजट ही 1600 करोड़ से बढ़ाकर 5500 करोड़ का आज की डेट में हमारा बजट हो चुका है और किसी भी कॉरपोरेशन की हरियाणा के पास कोई पैसों की कमी नहीं है और सारी सरप्लस में चल रही हैं। इसके साथ साथ जितनी हमारी हरियाणा की कॉरपोरेशन है सभी मेयर को 10 करोड़ रुपये तक की FNCC में पावर दी हुई है कि कोई भी काम अपने आप अलॉट कर सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो हमारे इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर है उनके साथ भी बैठकर पूरा वार्तालाप किया कि किस तरीके से वो सारे शहर को हर जनप्रतिनिधि, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हर जो नागरिक है जब तक वो पूरा सहयोग नहीं करेगा हम रैंकिंग 1 पे नहीं आ सकते। जब तक हर नागरिक ये कांग्रेस पार्टी के संगठन सर्जन अभियान के तहत प्रदेश के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसी कड़ी में आज पर्यवेक्षक काजी निजामुद्दीन, नीरज शर्मा, योगेश ढींगरा और राकेश तंवर की टीम ने नूंह में नेताओं व कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष के गठन को लेकर राय शुमारी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यवेक्षक नीरज शर्मा ने कहा कि पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पहले ही बैठक हो चुकी है। आज नूंह विधानसभा के कार्यकर्ताओं से राय ली जाएगी और उसके बाद सोहाना विधानसभा के तावड़ू उपमंडल में कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ बैठक होगी। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस हाईकमान को भेजी जाएगी। एक एक कार्यकर्ता की बात व्यक्तिगत तौर पर सुन रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं और इसी क्रम में आज पहले हमने पुराना विधानसभा की फिर फिरोजपुर जिला की, आज नूंह की है और कल 3 महीने तावड़ू की हो। लोगों में बहुत उत्साह है। लोग राहुल जी की सोच को, खड़गे साहब की सोच को, इस पद्धति को बहुत सराह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो कार्यकर्ताओं के ध्यान निकलते आ रहे हैं और जो रिपोर्ट काजी साहब और बाकी साथी भेजेंगे, विभाग को एक सशक्त, मजबूत और सबका चहेता चिराग जल्द मिले। कांग्रेस ने 2025 का वर्ष संगठन को मजबूत करने के लिए उसको करा और इसी के तहत संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता सब जिलों में जाके, हल्कों में जाके, ब्लॉक में जाके, सब में जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इसी तहत आज फिर से नूंह में आज
गांधी साहब और पीसीसी के हमारे ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं। हम समझते हैं कि कांग्रेस को मजबूत और संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं की राय लेकर और नया संगठन बनेगा वो। उधर पलवल में भी कांग्रेस पार्टी में संगठन विस्तार को लेकर आज पर्यवेक्षक प्रकाश जोशी, जितेंद्र बघेल, राकेश कमजोर ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। प्रकाश जोशी ने कहा कि संगठन सृजन अभियान सिर्फ किसी पद को भरने की एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने की सोच है। इसी माध्यम से ऐसी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया जाएगा जो लोग अपने आप को संगठन के लिए समर्पित रखते हैं। हरियाणा के सभी 22 जिलों से जिला अध्यक्ष बनाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर पूरे देश में पार्टी के संगठन की स्थिति क्या है, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं ब्लॉक वाइज, हर विधानसभा में कहीं 2 ब्लॉक होंगे, कहीं 3 है, कहीं 1 होता है, तो ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत चर्चा करके संगठन का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा, कौन लोग संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त हैं, केंद्रीय नेतृत्व को हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर वो अपने तरीके से उसका वो भी वर्किंग करेंगे। निश्चित तौर पर ये भी देखा जाता है कि 22 जिले हैं तो उसमें हमारी विभिन्न वर्गों का तालमेल भी हो। उधर हरियाणा कांग्रेस की NSUI इकाई ने हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आज चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को तत्काल प्रभाव से मनाने की अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे हर परिस्थिति में छात्रों के साथ खड़े हैं। अगर छात्रों की मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। वहीं युवाओं को जननायक जनता पार्टी से जोड़ने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला प्रदेश भर का दौरा करेंगे। दिग्विजय चौटाला सभी 22 जिलों और 90 विधानसभा क्षेत्रों में युवा जोड़ो अभियान कार्यक्रम करेंगे। वे 18 जून को कैथल से इस बड़े अभियान का शुभारंभ करेंगे। 21 जून को अंबाला और 22 जून को पानीपत में ये कार्यक्रम करेंगे। अभियान के तहत दिग्विजय चौटाला प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और 31 जुलाई तक चलने वाले पार्टी सदस्यता अभियान के तहत युवाओं को ज्वाइन करवाकर उन्हें जेजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। साथ ही पिछली गठबंधन सरकार के दौरान जेजेपी के प्रयासों में हुई विकास कार्यों के बारे में लोगों को अवगत भी कराएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पोल्ट्री उद्योग भारत के कृषि क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तीव्र गति से विकसित होने वाला व्यवसाय है। कम निवेश, सीमित भूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद ये व्यवसाय अधिक आय का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ये उद्योग प्रोटीन युक्त भोजन की पूर्ति करता है और लाखों लोगों के लिए आजीविका का साधन भी बना रहा है। ये बात उन्होंने कल चंडीगढ़ में अपने आवास पर भारतीय पोल्ट्री फेडरेशन के सदस्यों व इस व्यवसाय से जुड़े किसानों के साथ एक बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोल्ट्री उत्पादों की समयबद्ध आपूर्ति के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स और प्रभावी कोल्ड चेन नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से हरियाणा इस उद्योग के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री संघ ने जो मांग पत्र उन्हें सौंपा है उस पर अधिकारियों के साथ बैठक करके गंभीरता से विचार किया जाएगा और नियमों में सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों से आह्वान किया कि वे नियमों का पालन करें ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सीएम ने कहा कि पोल्ट्री कचरे के प्रबंधन की समस्या गंभीर है। इसके निपटान हेतु सरल, सस्ती और प्रभावी तकनीक की आवश्यकता है। इस क्षेत्र पर कार्य करने की जरूरत है। हरियाणा मुक्केबाज संघ की ओर से 19 से 25 जून तक रोहतक में राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों के मुक्केबाज जुटेंगे। ये प्रतियोगिता अंडर 17 वर्ग में होगी, जिसमें लड़के व लड़कियों के मुकाबले होंगे। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। रोहतक में कल हरियाणा मुक्केबाज संघ के उपाध्यक्ष सतीश के सरहदी, कोष अध्यक्ष कैप्टन प्रवीर और हरियाणा ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव
रविंदर पन्नू ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता भारतीय मुक्केबाज संघ के नियमों के तहत होगी। प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों के वर्ग में करीब 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय शिविर के लिए मुक्केबाजों का चयन किया जाएगा, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। वो जूनियर्स बॉयज एंड गर्ल्स की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 19 जून से 25 जून तक करवा रहा है। इस प्रतियोगिता में लड़कियां व लड़के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। अप्रॉक्सीमेट 550 के करीब लड़कियां और लड़के होंगे इस चैंपियनशिप में। और ये चैंपियनशिप जो है 19 जून से लेकर के 25 जून तक साई एनबीए रोहतक का जो बॉक्सिंग हॉल कॉम्प्लेक्स है वहां पे होगा। और बच्चों का रहने का, खाने का सारा जो इंतजाम है वो हरियाणा बॉक्सिंग संघ करेगा। थैंकफुल है हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, जिन्होंने हरियाणा बॉक्सिंग संघ को ये दायित्व दिया है। रहने की जो व्यवस्था रहेगी बच्चों की, वो बॉयज का जो है वो इंडस पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में होगा, और जो लड़कियों का रहने का होगा वो बाबा मस्तनाथ जो यूनिवर्सिटी है उसके गर्ल्स हॉस्टल में रहेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने बसेस की व्यवस्था की हुई है, जो खिलाड़ियों को हॉस्टल से और वेन्यू तक लेके आएगी। रही बात खाने की, तो खाने का जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो पौष्टिक आहार जो खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है वो वेन्यू पे ही हम देंगे। और उसमें जो हमारा मेन्यू रहता है वो पूरे इंडिया के जितने कोने कोने से खिलाड़ी आते हैं उसी हिसाब से हम, जैसे भाई चिकन, फिश, एग और पनीर, वो पौष्टिक आहार हम बच्चों को देते हैं। हरियाणा में मौसम ने करवट ली है। हिसार में तेज बारिश हुई। इससे पहले सुबह पानीपत और सोनीपत में बारिश हुई। सोनीपत की गलियों में पानी भर गया। रेवाड़ी, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, फतेहाबाद, जज्जर, नूस, सिरसा, कैथल और चरखी दादरी में बादल छाए हुए हैं। अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान आसमानी बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इनमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म यानी कि बारिश और तेज हवा के साथ बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कल नरवाना इलाका वासियों को करीब 28 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कल दबलैन फाटक पर बने रेलवे ऊपरगामी पुल को आवागमन के लिए जनता को समर्पित किया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर इस पुल का निर्माण किया गया है। दबलैन, फरैन, इस्माइलपुर और खरड़वाल सहित करीब 1 दर्जन गांव की इस पुल के निर्माण की मांग वर्षों पुरानी थी। इससे पहले उन्होंने नगर परिषद द्वारा बनाए जाने वाली 2 गलियों का भी शिलान्यास किया। इनमें 1 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पंजाबी धर्मशाला से हैफट गोदाम की गली तथा करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली चौधरी छोटूराम पार्क के पीछे वार्ड नंबर 2 की गली शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नरवाना विकास कार्यों में प्रदेश भर में अग्रणी रहेगा। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत करीब 33 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनकी विभागीय मंजूरी मिल चुकी है और टेंडरिंग की प्रक्रिया जारी है। समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। ये नरवाना के लोगों के जीवन में सबसे बड़ा नासूर ये पुल बन चुका था, दबलैन फाटक पुल। आज इसका हमने शुभारंभ कर दिया है। विधिवत उद्घाटन तो मुख्यमंत्री जी के दौरे के अनुसार होगा। आज तो हमने रिबन काट के लोगों की असुविधा ना हो, इसको सुविधाजनक हो जाए, लोगों का आवागमन हो जाए, इसकी हमने मात्र शुरुआत की है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रत्येक समस्या का समाधान करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। चाहे ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे सीवर ट्रीटमेंट का वाटर निकासी की बात है, चाहे बस स्टैंड की बात है, चाहे हॉस्पिटल की बात है। आपकी प्रत्येक समस्या मेरे टिप्स पे है और सभी समस्याओं का समाधान करने का मैं आपसे वादा करता हूँ। ये ढाणी का हमारा पिछड़ा एरिया है, 14-15 वार्ड, यहाँ पर भी बहुत सी समस्याएं हैं। वैसे चमेला कॉलोनी में हमने अभी सीवर लाइन का पार्ट 2 का काम शुरू करा दिया है, टेंडर लग गया उसका, और यहाँ का स्कूल +2 का हो जाए और ढाणी की प्रत्येक गली ठीक हो जाए, यहाँ की धर्मशालाओं की स्थिति ठीक हो जाए, आंगनबाड़ी की स्थिति ठीक हो जाए, इसकी सभी का मैं आपको विश्वास करता हूँ।
प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए स्टैंप ड्यूटी से प्राप्त कुल राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस निर्णय से राज्य की पंचायत व्यवस्था के मद्देनजर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाकर उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों के संचालन में और अधिक स्वायत्तता देना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने के लिए ठोस रणनीति पर कार्य कर रही है और ये निर्णय उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थानों को 572.42 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। इनमें से प्रदेश की 5,388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपए, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपए तथा 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपए की राशि मिली है। पंचायत मंत्री ने यह भी बताया कि इससे पहले भी सरकार ने अंतर जिला परिषदों का गठन कर पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा दी थी, जिससे वे विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकें। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और प्रबंधन दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने औपचारिक रूप से आयुष औषधि सूची प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये अत्याधुनिक पोर्टल डिजिटल माध्यम से पूरे राज्य में आयुष औषधियों के वितरण से संबंधित सभी गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करने में सक्षम होगा। इस प्रणाली को लॉन्च करने का उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापूर्ण, समय पर और पारदर्शी आयुष दवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में आयुष औषधियों के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। दवाओं की उपलब्धता की निगरानी अब डिजिटल होगी ताकि आवश्यक दवाएं समय पर सभी जिला तक पहुंच सकें। यह पोर्टल स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत, कुशल बनाएगा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर नवीनतम पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु दर 106 से घटकर 89 पर आ गई है, जो 17 अंक का उल्लेखनीय सुधार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है कि विभाग ने पिछले 11 सालों में प्रदेश के उपभोक्ता सहायता केंद्र में आई सभी शिकायतों का 100% समाधान कर दिया गया है। राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों का 100% समाधान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र तत्परता से प्रदेश के आमजन की समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण और समाधान करने के लिए राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत है। विभाग द्वारा हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 है। एक राष्ट्रीय एक राशन कार्ड प्रवासी मजदूर के लिए टोल फ्री नंबर 14445 है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों, आपदा प्रबंधन सचिवों, नागरिक सुरक्षा, गृह रक्षकों और अग्निशमन सेवाओं और राज्य आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन 2025 में शिरकत की। अपने संबोधन में अमित शाह ने एनडीआरएफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों से हमने राहत और आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियों की विभिन्न कार्यशालाओं को एक ही बैठक के तहत लाकर हॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक वैचारिक मंच बनाने का काम किया है। विश्व आपदाओं से चिंतित है, मगर हम सब के लिए आनंद का विषय है कि 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। और ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय।
एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई ऐप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयक विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।